नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित यूपी पुलिस मंथन के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था को एक और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए और इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करना और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस आज अपराधियों के लिए भय और आम नागरिकों के लिए विश्वास का प्रतीक बनी है। 8.5 साल में यूपी पुलिस की छवि, संरचना और कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर सुरक्षा तंत्र को करने के लिए ग्राम चौकीदारों की बीट पुलिसिंग से जोड़ते हुए मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का आदेश दिया। थाना प्रबंधन में सुधार और साइबर ठगी रोकने के लिए जन जागरूकता अभियानों पर विशेष बल दिया गया है, जिससे आम नागरिकों का पुलिस पर विश्वास और बढ़े। तो खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि यहां पर टीम ने जिले के कई लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। टीम ने 13 लाख रुपए के कीमत के 86 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि टीम ने देश के कई प्रदेशों में जारी कई चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तो वहीं खोए हुए मोबाइल फोन मिलने के बाद से फोन मालिकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। साथ ही फोन मालिकों ने फोन वापस पाने के बाद से पुलिस को भी धन्यवाद किया है। वहीं श्रावस्ती में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से 5 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और कंबल बांटे हैं। और इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और समीक्षा बैठकों में कई तरह की जानकारी ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विभागवार गहन समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में भी जो बैठक हुई है उसमें दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पात्रों को सरकार की योजनाओं का लाभ समय से मिले और इसका ध्यान रखा जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे श्रावस्ती के आकांक्षी जनपदों का श्रेणी जो है विकसित हो सके। और ऐसे में उप मुख्यमंत्री ने बड़ा आदेश देते हुए प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति के सर्वगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। तो खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पर युवा समाज सेवी विद्यासागर ओझा की अनोखी पहल देखने को मिली है। बता दें कि विद्यासागर ने नए साल से पहले अपने जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी है। विद्यासागर ने समाज में एक बड़ा मैसेज देते हुए अनाथ आश्रम में बुजुर्गों को कंबल, फल, भोजन समेत कई चीजें वितरित की है। और इसके साथ ही अस्पताल, रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर जरूरतमंद लोगों के कंबल, भोजन और इत्यादि सामान वितरण कर उनका आशीर्वाद लिया है। वहीं एक पीड़ित दिव्यांग ने कहा कि 3 साल से ट्राईसाइकिल और अन्य सुविधाओं के लिए दौड़ लगा रहा था, लेकिन जैसे ही विद्यासागर ओझा की जानकारी हुई तो हमारी समस्याओं को देखते हुए तुरंत उन्होंने मदद का प्रयास किया। मेरा नाम अरविंद है। आज काफी भावुक आप हैं, क्या है, क्यों इतना आज आप इतना भावुक हुए हैं, क्या कहेंगे? यह हमारे सर के जन्मदिन है। इनके द्वारा हम कई कामों के लिए भटक रहे थे। इनके द्वारा, इनके प्रयास से, इनके मेहनत से वो ज़रूरत पूरी हुई। हम भावुक इसलिए हुए हैं, हम तड़प रहे थे सर। हम जी, तो क्या आप किस चीज़ की आपकी ज़रूरत थी और क्या क्या आज आपको मिला? हमें ऐसे गाड़ी की ज़रूरत थी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, लेकिन सर के प्रयास के द्वारा ये ज़रूरत हमारी पूरी हुई। हम जिस पहले आपके पास ये इस तरह का साइकिल और नहीं था आपके पास? कोई कुछ नहीं था। आज तक हमें कोई एक व्हील चेयर तक नहीं है, लेकिन ये पहला चीज़ मेरे को मिला है सर के माध्यम से। क्या क्या मिला है आपको? हेलमेट मिला है, ये गाड़ी मिला है, इसका चार्जर मिला है, ये कंबल मिला है। इसको पाने के लिए अभी तक आपने कितना प्रयास किया और कब से आप प्रयास कर रहे थे और दौड़ रहे थे? हम 3 साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन मिला नहीं। लेकिन ये सर के बाद तो देर में सूचना पहुंची। जैसे पहुंची सर ने इतना फास्ट किया कि हम अचंभव हो गए। मेरा नाम विद्यासागर ओझा है। मैं वार्ड नंबर 49 जिला पंचायत क्षेत्र से
जिला पंचायत सदस्य की तैयारी में लगा हूँ। आज कैसा आपने कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या क्या है? आज अपने जन्मदिन के अवसर पे अपने दिव्यांगजन भाइयों के साथ वृद्धाश्रम में जाकर के माता पिता तुल्य वृद्ध जनों के साथ कंबल वितरण का कार्यक्रम, भोजन वितरण का कार्यक्रम और इन दिव्यांगजन भाइयों के साथ मोटराइज वितरण का कार्यक्रम हमने किया है। क्या क्या दिया गया है दिव्यांगों को? मोटराइज है, हेलमेट दिया गया है, चार्जर मशीन है, कंबल, ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम को देखते हुए कंबल वो किया गया है। इसके पूर्व भी देखा जाता है कि आप काफ़ी समाजों को हिस्सा लेते हैं, किस तरह का आप लोगों का सहायता करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 60 साल से ऊपर अधिक लोगों को व्हील चेयर, कमोड, छड़ी, कान की मशीन, हियरिंग मशीन, मतलब तमाम उपकरण वितरण किया जाता है। उसी के क्रम में ये गोरखपुर BRD कॉलेज से ये व्यवस्था की गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से देखा गया आज के डेट में केवल केक काट कर लोग छोड़ देते हैं और आपने जाकर गरीबों का सेवा किया, कंबल वितरण किया, वृद्धाश्रम में भी गए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि सेवा ही सबसे बड़ा उत्सव है। ठीक है। मेरा नाम तो वहीं यूपी के कानपुर में अलाव की लकड़ियों को लेकर मामूली विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद ने खौफनाक रूप धारण कर लिया। बता दें कि गदनपुर आहार में निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय में तैनात सिक्योरिटी गार्ड निर्मल सिंह की साथी गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं गोली मारकर आरोपी जंगल की ओर फरार हो गया, जबकि अस्पताल में डॉक्टर ने निर्मल को मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक गार्ड के परिवार की तहरीर पर आरोपी गार्ड पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू हो गई है। दिनांक 27/12/2025 को रात्रि के 1:30 बजे थाना बिल्हौर के मदनपुर गांव में महर्षि कृषि विश्वविद्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग में 2 गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात थे। रात्रि में इनकी आपस में कहासुनी हुई, जिसमें अनिरुद्ध गार्ड ने दूसरे गार्ड निर्मल सिंह को गोली मार दी। निर्मल सिंह को घायल अवस्था में CSC लाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों की तहरीर पर अनिरुद्ध के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उसी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 27/12/2000 कुशीनगर में दबंगों द्वारा की गई पिटाई से प्रबंधक की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर दबंगों द्वारा पिटाई से घायल स्कूल प्रबंधक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका शव रखकर मुख्य मार्ग को जाम किया गया, जिसके चलते कई नामजद सहित 200 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि ये मुकदमा सड़कों पर शव रखकर धरना करने और जाम लगाने के कारण दर्ज हुआ है। सरकारी आदेश का पालन न करने, धमकी देने सहित कई धाराओं में केस किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ लोग सड़क जाम करके 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग कर रहे हैं। यूपी के महोबा में अपराधियों के लिए काल बनी पुलिस ने 2 दिन में हुई अलग अलग 2 मुठभेड़ों में 25-25 हजार के 2 शातिर इनामियों हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीती रोज कबराई के पास हिस्ट्री शीटर बदमाश घनश्याम को मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं शनिवार को जनपदीय SOG और शहर कोतवाली पुलिस को संयुक्त टीम ने बीते नवंबर महीने में शहर के शक्ति नगर मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने हजारों रुपए की नकदी, पीली धातु सहित 5 जिंदा और खोखा बरामद किया है। अवगत कराना है कि कल रात्रि दिनांक 26/27/2025 को कोतवाली महोबा नगर में SOG महोबा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिनांक 30/11/2025 को कोतवाली नगर क्षेत्र में मोहल्ला शक्ति नगर के अंतर्गत दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना, जिसमें नकदी व सोने चांदी की जेवरात चोरी किए गए थे, जो कि CCTV फुटेज भी इस घटना की पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त गणों की शिनाख्त कर उनका पीछा, उनको पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा था। मैं वांछित अभियुक्त वारिस उर्फ लुच्ची, जो कि शातिर अपराधी है, जिस पर दर्जनों अभियोग गुंडा, गैंगस्टर, नकब जनी व चोरी के पूर्व से पंजीकृत है, जिसका एक गैंग भी जनपद में रजिस्टर्ड है, तथा इसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया हुआ था। अवगत कराना है कि
कुशीनगर में जमीन के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिला और बच्चों से मारपीट की है। तो वहीं दबंगों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि घर में घुसकर की गई मारपीट से पीड़ित परिवार में दहशत फैल गई है। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर जाँच पड़ताल में अब जुटी हुई है। कानपुर में दहेज की भूख ने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। गोविंद नगर के इलाके में दहेज के लालच में एक नवविवाहित की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि एक युवती की शादी करीब 11 महीने पहले रोशनी नाम की युवती से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद रोशनी को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि पति और उसकी मां दहेज को लेकर रोशनी पर दबाव बनाते थे। प्रताड़ना से तंग आकर रोशनी के परिजनों ने पहले भी गोविंद नगर थाने में बेटे और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही राजेश लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाता था और इसी बात को लेकर वो रोशनी के साथ मारपीट करता था। और कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि राजेश घर छोड़कर गांव चला गया और उस दौरान रोशनी अपने भाई राहुल के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 2 दिन पहले राजेश अचानक घर वापस लौटा और रोशनी से फिर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि राजेश ने धारदार वस्तु से रोशनी के चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद से घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। अगले दिन जब रोशनी का भाई घर पर राहुल पहुंचा तो बाहर ताला लगा देखकर शक हुआ और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि राजेश घर आया था और ताला लगाकर चला गया और इसके बाद से राहुल सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर जब घर के पीछे वाले कमरे की तलाशी ली गई तो वहां पर रोशनी का खून से शव पड़ा हुआ मिला हुआ था और घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम पहुंची। फिलहाल आरोपी पति राजेश जो है वो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है और इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नारायण भतीजी है रोशनी देवी। जानकारी मिली आपको? हमको जानकारी भतीजे द्वारा जानकारी मिली कि चाचा यहाँ ताला है, सब लाइटें बंद हैं, बाहर से ताला लगा है और कोई आवाज बुलाने पर कोई आवाज नहीं आ रही है। और हम बगल में पूछा तो कहा कि लड़ाई हुई है और तब से कोई हमें जानकारी नहीं। जब हम भतीजे द्वारा 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि थाने जाइए। थाने पुलिस ये ताला तोड़वाए थे तो हम चौकी गए। चौकी में दरोगा साहब आए, उनके द्वारा ताला तोड़ा गया। वहाँ देखा गया, जब जाके अंदर घुसे तो भतीजी की लाश अस्त पड़ी थी। किस तरीके से उसको मारा गया, क्या लग रहा है? अब उसको गला दबा बेदर्दी से मारा गया है। खून निकला है पति द्वारा और 2-3 लोग उसमें शामिल है। देखिए, आज दिन में लगभग 10:30 बजे जो मृतका है उसका भाई राहुल वो थाने पे आया था और उसने इस बात की सूचना दी कि उसकी बहन यहाँ कुचैनी की रोशनी, उसकी डेड बॉडी 2nd फ्लोर पे पड़ी है। उसके सर में काफ़ी चोटें हैं और ब्लड निकल रहा है और इसमें सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और हम लोग सारे तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें जो आरोपित है इस महिला का पति संजय है और फिलहाल वो अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए इस मामले का विधिक निस्तारण किया जाएगा। नारायण भतीजी है रोशनी देवी। जानकारी मिली आपको? हमको तो वहीं किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत जनपद के 12 लोगों में से 9 लोगों की सकुशल भारत वापसी हो गई है और सभी 9 लोग सुबह बरेली पहुंचे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद के निर्देश और प्रयासों से ये संभव हो सका है। शेष 3 लोगों को भी 30 दिसंबर से पहले भारत लाने का आश्वासन दिया गया है। किसान नेता देव स्वरूप पटेल, जो केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के दूत के रूप में काम कर रहे हैं, शुक्रवार सुबह बरेली पहुंचकर लौटे लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि तीनों
शेष लोगों के वीजा उपलब्ध करा दिया गया है और किर्गिस्तान के अधिकारियों से लगातार संपर्क बना हुआ है। तो वहीं पीलीभीत के 12 लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने पर किसान नेता देव स्वरूप पटेल ने सभी पीड़ितों के परिजनों से संपर्क किया। परिजनों को पीलीभीत में बुलाकर उनकी व्यवस्था को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से सांसद और केंद्र राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया है। मेरे सम्मानित देवतुल्य मेरे मजदूर किसान भाई परिवार के हमारे साथी ये सब जो किर्गिस्तान में 9 लोग हमारे स्वदेश आ गए हैं। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पीलीभीत सांसद पद्म आदरणीय जितिन प्रसाद जी के प्रयास से और 3 लोग हमारे हरिशंकर रामासरे और तीसरे भैया श्यामाचरण जी 3 लोग रह गए हैं जिनका आज वहाँ टिकट हो रहा है। वो लोग भी आ जाएंगे। कल माननीय जितिन प्रसाद जी ने बता दिया कि भाई लोग मेरे किर्गिस्तान से मुंबई फ्लाइट से आए, मुंबई से ट्रेन से मथुरा, मथुरा से रोडवेज से बरेली। आज प्रातः हम लोग इन्हें इस समय 27 दिसंबर को अपने भाइयों को यहाँ पर रिसीव करने आए। ये परिवार है हम लोगों का, माननीय जितिन प्रसाद जी का, भारतीय जनता पार्टी का। मेरे तो वहीं यूपी के पीलीभीत थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर सगे भाई की हत्या कर दी गई। बता दें कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी भाई ने शव को घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से खुदाई के दौरान दबा शव बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को पकड़कर फिलहाल जेल भेज दिया है। अलीगढ़ में हत्याकांड के फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर कर्ज ना देने के चलते होटल संचालक और उसके दोस्त की हत्या कर दी गई है। आरोपी धर्मेंद्र ने गाड़ी बेचने के बहाने बुलाकर दोनों दोस्तों की हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद से शव को टैक्सी की गाड़ी में रखकर आरोपी फरार हो गए। बता दें कि आरोपी पर होटल संचालक का 2 लाख का कर्जा बताया जा रहा है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले की पूरी जानकारी साझा की है। जैसा कि आपको पता है कि 25 दिसंबर की शाम को लगभग 4:45 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी जिसमें 2 डेड बॉडी है वो बरगढ़ के नीचे जो कि खैर थाने में पड़ता है उसमें गांव के रोड पर मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचा, गाड़ी की तलाशी ली गई थी। उसमें 2 डेड बॉडी मिली। 2 डेड बॉडीज की शिनाख्त राजपुर रसूलपुर के रहने वाले 2 व्यक्तियों के रूप में, इनके नाम बॉबी और मोहित। इनके CDR देखे गए और इनके गांव से नीचे घटनास्थल का जो CCTV फुटेज देखा और गाड़ी का जो GPS देखा, उसके आधार पर पुलिस ने आज 2 व्यक्तियों को गाँव के रहने वाले इनके नाम धर्मेंद्र बॉस हैं। इनसे पूछताछ की गई और जबकि इनकी CDR की चेक की गई, उसमें निकल के आया कि जो धर्मेंद्र है उसने 2.5 लाख रुपए उधार ले रखे थे और बॉबी रुपयों की उसने कुछ रुपए इन्होंने चुका दिए, बाकी नहीं चुका पाया। इन्होंने धर्मेंद्र ने अपनी गाड़ी बेची थी, उसमें कुछ पैसे आए, ये नई गाड़ी लेना चाहते हैं। बॉबी ने कहा था कि गाजियाबाद में नई गाड़ी नई सेकेंड हैंड गाड़ी। तो प्लान बना था, प्लान के अंतर्गत एक गाड़ी रेंट पे लेकर गए 25 तारीख को गाजियाबाद जाने का। तो सभी लोग जब मिल गए गाड़ी में धर्मेंद्र साथी हरीश क्षेत्र रहने वाला बॉस के साथ दोनों लोग गाड़ी के अंदर हत्या कर दी और गाड़ी को उन्होंने चुराने के उद्देश्य दिया और इनके पास से 24,000 रुपये मिले, ड्रग मिले और जो घटना। वहीं यूपी के बुलंदशहर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर एक रोडवेज बस अचानक से ही आग का गोला बन गई, जिसके चलते यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। बता दें कि दिल्ली से बुलंदशहर जा रही रोडवेज बस में अचानक से ही भीषण आग लग गई, जिससे बस में सवार 35 यात्रियों ने चालक परिचालक के साथ कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? कौशाम्बी से अलीगढ़। कैसे, क्या आग कैसे लगी है? एकदम धुआं सा उठा, एकदम खोला, नीचे देखी, अच्छी लगी, पानी डाला हमने, एकदम वो तेजी पकड़ गई, करंट पे खोला, साइड में काम नहीं करा, पानी गिरा, नहीं घुस पाई।
कितनी सवारी होंगी इसमें लगभग? 35-40। सब सुरक्षित है? उतार लिए के सब? चालक कौन चालक आ गया खड़ा। चालक का क्या नाम है? किरणपाल सिंह। सब सुरक्षित है। फायर वाले आगे के नहीं है? फायर वाले अभी कोई नहीं है, अभी फुटी को खून कर दिया हमने, अभी कराया। क्या हुआ गाड़ी में आग कैसे लगी? कहीं अभी जो यहाँ सवारी बैठाई यहाँ से निकल के अभी कोई धुआं सा हमने रोकी, फायर भी मारी उसमें है, फायर वाले वो भी चलाया। कितने सवारी थे इसमें? कितनी सवारी थी? सवारी की तो कंडक्टर साहब तो मुझे सब सुरक्षित है? कोई कोई अंदर तो नहीं था? सवारी कंडक्टर। तो वहीं मिर्जापुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई है, जिसके बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे के चलते परिजनों ने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद से मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहीं नगर मजिस्ट्रेट सीओ सहित कई थानों की फोर्स कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ परिजनों की मांग थी इनको सहायता पहुँचाने की। इनको बताया गया कि जो भी सरकारी सहायता होगी अधिकतम से अधिकतम वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन से ये कार्रवाई आपके बेसिकली ठीक है। अब लोग डेड बॉडी जा चुकी है, हम लोग घर जाएंगे और आज यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था। वहीं यूपी के महोबा में दबंगों का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां दबंगों ने ढाबे में तांडव किया और पूरे ढाबे को तोड़फोड़ कर रख दिया। साथ ही लोगों से मारपीट भी की। वहीं मारपीट के बाद से पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि मारपीट का विवाद पैसों की लेन देन से शुरू हुआ था। वहीं पुलिस अब पूरे मामले में जुटी हुई है। कौशाम्बी जनपद में एनजीटी और खनन विभाग के नियमों को खुलेआम दरकिनार किया जा रहा है। बालू का अवैध कारोबार जो है वो धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला नंद घाट का है, जहां पर यमुना नदी के अस्तित्व के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। नियमों के अनुसार नदी के बीच जलधारा से बालू खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी पोकलैंड मशीनों को सीधे नदी के अंदर उतारकर जलधारा मोड़ते हुए बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। इससे जलीय पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं इस अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।